बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नियो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। सुबह का आगाज़ कर रहे हैं हम अपने प्रोग्राम के साथ, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के हवाले से। आज उनकी 14वीं बरसी मनाई जा रही है और उनकी तारीफ़ क्या करें, उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखती हैं। पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। साथ ही साथ जो उनकी खिदमात रहीं पाकिस्तान के लिए वो हम सब जानते हैं। मोहतरमा का किरदार पाकिस्तान के लिए मजबूत खातून, मजबूत औरत का किरदार रहा है और उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में भी पाकिस्तान के लिए बेपनाह खिदमात सर अंजाम दी। आज उनकी 14वीं बरसी है। इस हवाले से मैं बात तो कर रही हूँ। हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाह रही थी कि वो बेनज़ीर ही थी और नाम भी उनका बेनज़ीर था और उनका किरदार भी बेनज़ीर था। उनको आप किस अल्फाज में खिराज तहसीन पेश करना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया जी, आपने इस अहम मौजू पे आज के दिन की निस्बत से ये प्रोग्राम किया और मुझे इस पर इन्वाइट किया है। मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपका। और शायद जिन लफ्ज़ों में आपने उनका तारुफ करा दिया, मैं उससे कोई बेहतर लफ्ज़ ना तलाश कर सकूँ। आपने बड़ी खूबसूरत अंदाज में कहा कि उनका नाम भी बेनज़ीर था, वो बेनज़ीर थी। जो बेनज़ीर हो उसकी तमसील क्या दी जाए, उसको कितना अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि उसका कंपैरिजन किया जाए तो वो उनके पैरेलल कोई नजर नहीं आता। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक अजीम खातून थी। वो मुसम्मम इरादा, मुसम्मम जद्दोजहद थी और उन्होंने बहुत मुश्किल, बड़े कठिन हालात जिंदगी में देखे। एक ऐसी जद्दोजहद करने वाली खातून जिसको अगर आप उनकी जिंदगी पे नजर डालें तो वो एक वजीर आजम की, एक बड़े आदमी की बेटी थी, एक वजीर आजम की वो पोती थी। और उन्होंने अपनी बिल्कुल अयाम जवानी में, अभी वो पढ़ के आई थी तो कुछ अरसे के बाद मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया गया। भुट्टो साहब को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा ने और बीबी शहीद ने, जो बिल्कुल उस वक्त अभी अयाम जवानी में थी, उन्होंने इस मुश्किल तरीन वक्त में, जब जेलें थी, कोड़े थे, फांसियां थी, टिकटिकियां थी और लोगों की हजीमत थी, जबर तशद्दुद का एक तूफान था जिसमें खड़ा होना बड़े बड़े मर्दों के बस का रोग नहीं था। उस वक्त में मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा और उनके साथ बीबी शहीद ने खड़े होके अपनी पार्टी का दिफा किया, अपनी पार्टी का तहफ़्फ़ुज़ किया, इस मुल्क के अंदर जमहूर इकट्ठा किया। और फिर आप गौर करें, उनकी बड़ी बिल्कुल इब्तदाई सियासत में उनको जेलों में जाना पड़ा, शदीद तरीन तशद्दुद के साथ, मुश्किल तरीन हालात के साथ वो जेलों में रही। वो घबराई नहीं, वो एग्जाइल गई, घबराई नहीं। और उन्होंने उन हालात में, जब ताकतवर तबकात थे उस वक्त, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और उसके साथियों ने उनकी जमात के अंदर से बहुत सारे लोगों को तोड़ना चाहा, पाकिस्तान के अंदर नए फिक्री तजादात पैदा किए और यहाँ पे राइट विंग की एक डोमिनेंस पैदा कर दी। और उसके बाद जब अफगान जंग छिड़ी तो उस जंग में, क्योंकि राइटिस्ट तबकात को बहुत पजीराई मिली और उनको बड़ी सपोर्ट मिली, मुल्क के अंदर से भी, मुल्क के बाहर से भी, तो मुल्क के अंदर सियासत करना या सियासी जमात का एग्जिस्ट करना मुश्किल हो गया। बड़े बड़े लोग मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बड़े बड़े कदावर नाम छोड़ के चले गए, लेकिन उन्होंने उन मुश्किल तरीन हालात में कभी जेल के अंदर बैठ के, कभी मुल्क से बाहर जब एग्जाइल कर दी गई तो बैठ के उन्होंने वहां से अपनी पार्टी को संभाला और फिर तिनका जोड़ के इसको चलते चलते अल्टीमेटली वो इक़्तिदार में पहुंची। और अगर आप उनकी शहादत तक का वक्त देखें, उनके पास इक़्तिदार तो टोटल 4 साल का है, बाकी सारी जिंदगी वो है वो स्ट्रगल की। और वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरी जद्दोजहद है, अवाम के हकूक की जद्दोजहद है, मार्शल लॉ के खिलाफ जद्दोजहद है। और आज हम जिन अजाबों का शिकार हैं, इनके बारे में वो हमेशा मुतफक्कर रहा करती थी कि अगर पाकिस्तान इन्हीं हालात का शिकार रहा या जमहूरियत न चल सकी, तो ये जो मनफी रवैये है, ये जो इंतहा पसंदी है, ये जो हमारे मुल्क के अंदर हम तशद्दुद को फरोग दे रहे हैं, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, इंटरनल फैक्टर्स भी हैं, ये सारे मिलके हमारे मुल्क को अजाब बना देंगे। और आज हम अगर गौर करते हैं तो बने पड़े हैं।
आज हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मोहतरमा ने पाकिस्तान के दिफा को शहीद भुट्टो ने पहले मजबूत किया, फिर मोहतरमा ने मजबूत किया। हालांकि ये हम पे इल्जाम लगता रहा कि पीपल्स की शायद हमारे दिफाई इदारों के कोई खिलाफ है। हम पे बड़े इल्जाम, मोहतरमा पे ये तक इल्जाम लगा कि वो सिक्योरिटी रिस्क है। वो बातें जो मोहतरमा ने या भुट्टो साहब ने कही कि हमें डायलॉग के जरिए मामला हल करने चाहिए, आज की हुकूमत को आज याद आ रहा है। और जब भी इस मुल्क के अंदर फौजी हुक्मरान आए, उन्होंने, वो जनरल ज़ियाउल हक थे, वो जनरल परवेज मुशर्रफ थे, जो भी फौजी हुक्मरान आया उसने आके मसला कश्मीर के ऊपर और हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात की बेहतरी के लिए, बल्कि एक हद तक आप यूं कह लीजिए थोड़ा सा गिर के उन्होंने उनके साथ सहमत करना चाहिए। लेकिन जब मोहतरमा ने कोशिश की और चाहा कि ये काम हो, उस वक्त उनको सिक्योरिटी रिस्क कहा गया, लेकिन वो घबराई नहीं हटी। उनके वक्त वो भी आया जब उस वक्त मियां साहब हमारे खिलाफ थे बड़े, और बड़ा जबर का आलम था। हमसे भी गलतियां हुई, लेकिन उन्होंने तो इंतहा की, क्योंकि वो उस वक्त मार्शल आमरीत के साथ थे। तो उन्होंने भी मोहतरमा पे, जरदारी साहब पे बहुत सारे केसेस बनाए, पार्टी के लोगों पे केसेस बनाए। लेकिन जब वो एग्जाइल हुए तो मोहतरमा उनके पास चल के गई अपने दुख भूल के। और ये पहली दफा नहीं किया, इससे पहले जब भुट्टो शहीद को शहीद किया गया तो वो लोग जो भुट्टो शहीद के खिलाफ ज़ियाउल हक की आमरीत को मजबूत करने में एक तरह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुए। एक वक्त आया कि जब मोहतरमा ने उनको भी अपने साथ मिलाया, जमहूरी जद्दोजहद की, ताकि ज़ियाउल हक से जान छूट सके। और इस वो बहुत बड़े दिल की मालिक थी। कायरा साहब, एक जो सवाल में एक याद आपसे, जी 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 जरूर, छोटी सी गुजारिश, जी जी जरूर। मोहतरमा ने मियां नवाज शरीफ साहब के पास जाके सऊदी अरेबिया में उनको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर कायल किया और मिल के फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। आज मुल्क के अंदर जो टॉलरेंस है, जो एक सियासी अमल चल रहा है, ये उसी मोहतरमा की फिक्र का, ये उनके उस तजुर्बे का, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने का समर है कि आज मुल्क के अंदर चले भली चंगी जैसी भी है, बड़ी कमजोर सी जमहूरियत है, लेकिन है। मुल्क के अंदर कोई बेहतर नहीं। अगर आज भी आमरीत के यहाँ पे आपसे मैं सवाल करना चाह रही थी कि हम अक्सर अपने सियासतदानों को देखते हैं, एक अरसा हुकूमत की ठीक है, अगर तो सियासत नहीं चल रही या कोई और मामलात हैं तो बाहर के मुल्क चले गए, सेटल हो गए। मोहतरमा ने अपने दौरे सियासत में, जो उनका जितना भी अरसा वो सियासत में रही, बहुत सी मुश्किलात देखी। उन्होंने नज़रबंदी भी देखी, कैदोबंद की सौगतें भी देखी, और बाहर के मुल्क भी वो चली गई, उनको वहाँ पर पाकिस्तान नहीं आ सकती थी वो, ये तमाम मामला उन्होंने देखे। लेकिन जब वो पाकिस्तान आई थी, उनके चेहरे पे खुशी थी, एक चमक थी जो हम सब ने देखी, उनकी आंखों में आंसू थे। वो कैफियत आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप भी उस काफिले में थे जब मोहतरमा पाकिस्तान आई थी, और जब वो उनके काफिले के साथ सारे पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे। वो कैफियत हम आपसे उनकी वो जानना चाहेंगे। पाकिस्तान वापस आके वो इतनी खुश थी कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। मोहतरमा को पाकिस्तान से एग्जाइल कर दिया गया, फिर बड़े हालात से वो गुजरते हुए, पार्टी को बचाते हुए सब टूट फूट का शिकार। 2002 में हमारी जमात से पैट्रियट बनाए गए, इलेक्शन हम जीते, हुकूमतें दूसरी बना दी गई। तो ये मुल्क के अंदर किसी जमात को अगर इस तरह टारगेट किया जाए तो वो कमजोर हो जाती है, ऐसा ही है। लेकिन मोहतरमा ने अपनी जमात को संभाले रखा, और फिर वो सारे ऑर्ड्स के खिलाफ, उनको कहा गया आप पाकिस्तान ना आए, उन्होंने आने का फैसला कर लिया। और जब वो पाकिस्तान में लैंड की 2007 में, तो उनके चेहरे पे इत्मीनान था, एक रोशनी थी, एक नूर था, और वो वाकई जज्बा तशक्कुर था कि आज वो इतनी जद्दोजहद, इतनी कुर्बानियों के साथ आगे खड़ी हुई हैं, और सारा कराची इंसानी सरों से भरा हुआ था, इतनी बड़ी तादाद में लोग। तो एक जज्बा तशक्कुर होता है ना, एक अचीवमेंट का सेंस होता है, अल्लाह के आगे झुकने का जज्बा होता है कि या अल्लाह, लोगों ने बहुत कोशिश की मेरी जमात को खत्म करें, मुझे पाकिस्तान में ना आने दे, और मुश्किल तरीन हालात में, दहशतगर्दी के हालात में भी मैं पाकिस्तान आई हूँ, तो आज सारा पाकिस्तान मेरे इस्तकबाल को खड़ा है। ये जज्बा तशक्कुर था। और एक ये भी था कि जिस काम के लिए उन्होंने भुट्टो शहीद के बाद सारी जिंदगी स्ट्रगल की, उनके भाई कत्ल हुए, उनकी वालदा शहीद हुई, वो उनके कार साथी शहीद हुए, और बड़ी मुसीबतें झेली,
वो उस सफर में जारी थी और सफर को उन्होंने अपनी पार्टी को लाइन से नहीं हटने दिया। ये भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट था मोहतरमा का। किस्मती रही, अगर मोहतरमा शहीद ना होती, वो जिंदा रहती, तो आज पाकिस्तान की सियासत किसी और रंग में होती, इस रंग में ना होती। बिल्कुल। अच्छा कायरा साहब, मोहतरमा ने अपने दौर में ख़वातीन के लिए भी बहुत से काम किए, ख़वातीन कमीशन भी कायम किया, साथ ही साथ पुलिस स्टेशन ख़वातीन का अलग उन्होंने बनाया, और फर्स्ट विमेन बैंक और बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट वगैरह जो उनकी खिदमात थी ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी तौर पर शामिल थी। ख़वातीन को मजबूत करने के लिए वो कितनी पुरअज़्म थी? देखिए, पीपल्स पार्टी प्रोग्रेसिव जमात है, ये पीपल्स पार्टी का खासा है, ये पीपल्स पार्टी की मीरास है या असास है कि हम औरत और मर्द को समाज के अंदर बराबरी की सतह पर रखते हैं। इसलिए हमारा यकीन है कि जब तक औरत और मर्द मिलकर काम नहीं करेंगे, गाड़ी के दोनों पहिए नहीं चलेंगे, ये गाड़ी नहीं चलेगी। ऐसे ही दुनिया में आज जो मुआशरे जदीद जमहूरी रियासतें हैं, जहाँ पे इंसानी हकूक है, जहाँ पे इंसानों की कदर है, जिस जैसा मुल्क हम बनना चाहते हैं, वहाँ औरत और मर्द ने मिलकर काम किया। हमारे यहाँ औरत बहुत ज्यादा जबर में थी, तो मोहतरमा ने हमेशा, उससे पहले भुट्टो साहब ने भी, फिर मोहतरमा ने हमेशा, क्योंकि खुद एक खातून थी, खवातीन के मसाइल जानती थी, उन्होंने जो जिन अदारों का आपने जिक्र किया, ये इदारे बनाए, और फिर उनका ये ख्वाब था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रंग में जो बना, कि एक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो जो सिर्फ औरत को एड्रेस करे, जो पैसा उसका मिले कैश अवार्ड की सूरत में घर की औरत को मिले, उसमें मर्द को पैसा ना मिले। उसका तसव्वुर ये था। जो उनके बाद हमने वो 2008 में हमारी हुकूमत आई, तो हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से उस प्रोग्राम को शुरू किया। बाद की हुकूमतों ने कभी उसको पाकिस्तान प्रोग्राम, कभी एहसास प्रोग्राम, उसके नाम बदलने की बहुत कोशिशें की, लेकिन ब्रेन चाइल्ड ख्याल जो था ना मोहतरमा का, ये सिर्फ मोहतरमा का था कि कैसे इस मुल्क की औरत को एम्पावर किया जाए। और मुझे याद है कि इत्तेफाक से मैं उसका पहला चेयरमैन था जब प्रोग्राम शुरू हुआ। तो हमने पहले ये और तौर पे काम शुरू करना था, उसके बाद सर्वे शुरू हुआ, और फिर सर्वे हो गया, फिर दूसरा सर्वे हुआ, और वक्त के साथ साथ ये प्रोग्राम आगे फैलता गया। इस प्रोग्राम में बलोचिस्तान में, फाटा में और पाकिस्तान के कई इलाकों के MNAs MPs ने, उन्होंने कहा जी कि हमारे इलाके में ये नहीं है, औरत जाके अपना अकाउंट नहीं खोलेगी, औरतें अपना पैसा, ये इस तरह तकसीम नहीं होगा। तो इस पे जरदारी साहब ने कहा जी कम वक्त में नहीं लेना ना ले, लेकिन पैसा सिर्फ मर्द औरत को जाएगा, ये बीबी का काम है। फिर आप वक्त ने देखा कि वो उन इलाकों से भी खवातीन निकली, और उन्होंने, और आज उनकी एम्पावरमेंट में उनकी अपनी इज्जत है। फिर मोहतरमा का ख्याल और ख्वाब ये था कि ये जो कैश अवार्ड है, इसके साथ साथ उनको टेक्निकल स्किल्स दी जाए, औरतों को कर्ज दिए जाए, औरतों को जमीन दी जाए, ये वसीला है सेहत, ये वसीला है रोजगार। ये जो आज सेहत कार्ड का तस्वर है ना, ये वही तस्वर है, इसके ऊपर हमने किया था, और इसका फोकस है, सारे प्रोग्राम का फोकस औरत थी। और अच्छा कायरा साहब, उनकी सियासत की हो जाए, उनकी सियासी जिंदगी की तो हम बात करें, बिल्कुल बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो खिदमात थी वो हम सबको पता है कि उन्होंने ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए, और बहुत मतलब पूरे पाकिस्तान के लिए उनकी जो सोच थी वो हम सबको मालूम है। एक घर की उनकी सोच हम जानना चाह रहे हैं कि घर में उनकी ज़िंदगी बच्चों के साथ कैसी थी। उनके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, तो आपने किस तरह उनको देखा एक माँ के रूप में, एक ऐसी खातून जो घरदारी भी करती है? ये रूप बहुत कम लोग जाहिर सी बात है जानते होंगे। इस हवाले से भी हम आज उनके हवाले से कुछ जानना चाहेंगे। तो वो बड़ी बाकमाल थी जी, ये पता नहीं अल्लाह ताला ने उनको कितनी सलाहियतें दे रखी थी। यानी इतना मुश्किल हालात है, पार्टी के ऊपर जबर है, खुद केसेस हैं, मियाँ जेल में है, बच्चे हैं, वालदा बीमार हैं, और वो अपने बच्चों को साथ लेके कभी एक शहर, आप जरा गौर कीजिए उनके साथ होता क्या था। आज उनका केस लगा हुआ है इस्लामाबाद में, कल है कराची में, परसों है लाहौर में, अगले दिन है लाहौर में। वो मोहतरमा मुसलसल ट्रैवल करती थी, इसके बावजूद वो अपने बच्चों को अपने बाप से मिलाती थी, वो अपने पार्टी को संभालती थी, अपने केसेस लड़ती थी, और अपने घर में बच्चों की स्कूलिंग का, उनके ब्रॉटअप का, उनकी एक एक चीज का खुद ख्याल, मुलाजमों के जरिए नहीं, खुद ख्याल करती थी। उनके खाने पीने का, उनकी तालीम का, उनको टाइम दे के उनको जो बेहतर इंसान है वो सिखाने का। आप उसका समर देख लें कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 3 बच्चे, आप तीनों के अंदर मोहतरमा की
झलक देखेंगे, उन जैसी बुर्दबारी देखेंगे, उन जैसे बर्दाश्त देखेंगे, उनमें वो जो ललित लले करने वाले या बड़े चुलबुले से बच्चे होते हैं, उन वाला कोई मिजाज नहीं है। वो मिजाज नहीं है, बिल्कुल उनके बच्चों का मिजाज भी बहुत सुलझा हुआ मिजाज है, ये हम सब देखते हैं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आप हमारे प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला और मोहतरमा की ज़िंदगी के कुछ पहलुओं पे आपने रोशनी डाली। कुछ ऐसे मामला भी होते हैं जो हम में से बहुत से लोग, आम लोग नहीं जानते होते हैं, लेकिन सियासतदान जो एक दूसरे के करीब होते हैं उनको ज़्यादा बेहतर तौर पर पता होता है कि उनकी ज़िंदगी, पर्सनल लाइफ कैसी है या पॉलिटिकल लाइफ में वो चीज़ें जो लोगों के सामने नहीं आ रही वो क्या हैं। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, साल का एंड है और आने वाला साल अब ये कैसा होगा, या जो ये साल ख़त्म होने जा रहा है ये कैसा होगा, इस हवाले से हम एस्ट्रोलॉजर जो हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अली जैदी, उनसे जानेंगे कि जनाब अब जो स्टार्स इनकी पोजीशन कैसी है और क्या क्या लोगों के रंग आने वाले हैं, अच्छा रंग आएगा या बुरा रंग आएगा। अल्लाह ना करे कुछ बुरा आए, लेकिन दुआ तो हम यही करते हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो। लेकिन सैयद अली जैदी, सबसे पहले आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी तो पाकिस्तान ने इस साल बहुत मुश्किल वक्त देखा है और गुज़श्ता साल भी कुछ ऐसा ही था। अब आने वाले साल में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ अच्छा अच्छा होगा? देखिए, जो आने वाला साल है इसमें मैं सबसे पहले ये करूँगा, जो हम लोग आ चुके हैं 2020 में, फिर 2021 में, अब हम जाने वाले हैं 2022 में। तो ये जितना अशरा ये गुजरेगा ना, जब तक ये 2 का डिजिट जब तक ये 2029 गुजर नहीं जाता तो मुश्किलात रहेंगी। अच्छा। और इसमें जो सा सबसे टफ ये साल को अगर मैं इसकी मुताबिकत देखूं तो ये 2020 जैसा साल होगा। अच्छा। पूरी दुनिया के हवाले से इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मगरबी ममालिक की तरफ जो है वो ज्यादा तबाहकारियों का रुख होगा। अच्छा। और ये यानी कि बहुत 2020 से भी मुश्किल साल ये साबित होने वाला है। अल्लाह ताला रहम करे, हम तो ये दुआ और मुश्किलात जो हैं वो मगरबी ममालिक में बहुत ज्यादा होगी। और जिन ममालिक में मुझे लगता है उनमें ऑस्ट्रेलिया को, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, इन 3 ममालिक में कुछ खुदा न खास्ता कुछ बुरे वाक़यात हो सकते हैं। पहले हम बात कर रहे थे कि जो लोग इमिग्रेशन करवाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, जहां जाना चाहते हैं, उस हवाले से उनको किस तरह की कंसल्टेंसी चाहिए होती है और क्या उनको करना चाहिए। लेकिन जनाब, अब ज़रा ख्याल रखें, क्योंकि जैसे कि अभी सैयद अली जैदी साहब बता रहे हैं कि इन ममालिक में ज़्यादा मुश्किलात आएंगी, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि आपने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। लेकिन अभी हम देखते हैं कि सितारों की पोजीशन कैसी है। सबसे पहले हम अपने पहले स्टार की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहला स्टार हमारा एरीज है। जी जी बिल्कुल एरीज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। जो बुर्ज एरीज वाले हैं इनका टाइम बेहतरीन चल रहा है और इनको इस हफ्ते में, क्योंकि ये हफ्ता ऐसे कह लें कि आधा इस साल में है और आधा अगले साल में है। तो इस हफ्ते से, क्योंकि जो दूसरा साल 2022 शुरू होने वाला है, तो इसमें बिल्कुल सितारों की पोजीशन जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी। तो इस हवाले से तो इनके लिए, एरीज वालों के लिए बेहतरीन टाइम चल रहा है। और वो ख़ुसूसन ख़वातीन के लिए, वो ख़वातीन जो अपना काम कर रही हैं या वो ख़वातीन जो किसी जॉब कर रही हैं, और ख़ुसूसन उन ख़वातीन का बहुत ज़्यादा बेहतरीन टाइम रहेगा जो आर्ट के शोबे से वाबस्ता हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं या डिज़ाइनर हैं, या इस हवाले से किसी भी चीज़ को खूबसूरत बनाने के हवाले से उनका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। और नज़दीकी सफ़र बहुत ज़्यादा पेश आएंगे बुर्ज हमल वालों को। और मंगनी का पैगाम इस हफ्ते भेज सकते हैं। लेकिन तमाम स्टार्स के हवाले से एक मैं बात बताना चाहूँगा, क्योंकि इस साल का इख्तिताम हो रहा है और कमर दर अकरब शुरू हो रहा है 29, 30, 31 इन तारीख में, यानी कि बुध जुमेरात जुम्मे के दिन ये शुरू हो रहा है कमर दर अकरब। तो इस हवाले से कोई भी मंगनी शादी का पैगाम फ़िलहाल इन 3 दिनों में ना भेजें और मंगनी शादी की तकरीबात भी इन 3 दिनों में ना करें तमाम स्टार्स के हवाले से। लेकिन जो बुर्ज मिज़ान वाले हैं वो सिर्फ बुध के दिन कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो सितारों की जो पोजीशन है उनके जायचे में सिर्फ बुर्ज मिज़ान का एक ऐसा है जो कमर दर अकरब के ये इसमें बुध वाले दिन ये कर सकते हैं। अच्छा। तो हम वापस आते हैं बुर्ज हमल वाले। लेकिन इनकी थोड़ी बहुत मुश्किलात से इनको 2-4 होना पड़ेगा, वास्ता पड़ेगा, क्योंकि इनका सितारा है सारा मरीख की अगर हम थोड़ी सी बात करें
तो ये बुर्ज हमल वाले हैं और सितारा मरीख जिन सितारों के ऊपर हाकिम है, तो उनको कामयाबी मिलती तो है लेकिन बड़ी देर से जाकर मिलती हैं और बहुत मुश्किलात के बाद जाकर इनको कामयाबियाँ मिलती हैं। और वो लोग जो अपना ऑनलाइन किसी भी किस्म का बिजनेस कर रहे हैं या ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, तो उनके हवाले से भी ये बड़ा बेहतरीन रहेगा उनका हफ्ता। और अगर हम बात कर लें बुर्ज सौर की, दूसरा बुर्ज है टॉरस। हाँ जी, टॉरस। तो इनके जो शराकती मामलात हैं, वो लोग जो किसी भी पार्टनरशिप के हवाले से काम कर रहे हैं, मुश्तरका कारोबार कर रहे हैं, तो उनके ताल्लुकात आपस में जो पार्टनर्स हैं उनके ताल्लुकात मुतासिर होने के इम्कानात हैं। ताहम और इसके साथ ताल्लुकात के हवाले से हम बात करें तो जिन लोगों की अभी मंगनी हुई हैं और अभी शादी नहीं हुई, तो उनके ससुराली रिश्तेदारों के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं। और अभी इनकी जो टॉरस वालों की सूरत हाल वाज़ेह नहीं है, सफ़र भी पेश आएंगे। और इनको मैं मशवरा तो यही दूंगा, क्योंकि इनके ताल्लुकात के हवाले से मामलात गड़बड़ रहेंगे, तो वो लोग जिनकी भी मंगनी शादी नहीं हुई है तो वो मंगनी शादी का पैगाम भी अभी ना भेजें। और ख़वातीन को इसमें कामयाबियाँ मिल रही हैं, वो टॉरस वाली ख़वातीन को कामयाबियाँ मिल रही हैं। वो ख़वातीन जो दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, या वो ख़वातीन जिनका काम बोलने के हवाले से है, यानी कि जो शोबे बोलने में आते हैं, जैसे हम होस्ट हैं, एंकर्स हैं, या फिर उसके अलावा स्पीच करने वाले लोग हैं। हाँ जी बिल्कुल, जिनको मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, तो उनके लिए ये हफ्ता जो है बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। और अगर हम बात करें जेमिनी की, तीसरा बुर्ज है, तो इनके बड़ा बेहतरीन टाइम है, खसूसन सरमायाकारी के हवाले से ये किसी भी किस्म की सरमायाकारी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का ख़रीदना इनके लिए बड़ा बेहतरीन फ़ायदा होगा। वो लोग जो लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, तो उनके हवाले से भी ये टाइम बड़ा बेहतरीन है। मुलाजमत पेशा लोगों को भी इसमें थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, माली पोजीशन इनकी मुस्तहकम रहेगी। ताहम जो रिश्तेदारों से ताल्लुकात हैं वो थोड़े बहुत इनके कशीदा रहेंगे। और ख़वातीन जो हैं, इसमें जो जेमिनी ख़वातीन है वो थोड़ा बहुत जहनी दबाव का शिकार रहेंगी। अच्छा। और अगर हम बात करें बुर्ज कैंसर की, तो बुर्ज कैंसर वालों की भी माली पोजीशन बहुत ज़्यादा मुस्तहकम रहेगी। और वो कैंसर वाले अफराद जो शोहरत के हवाले से भी कोई भी काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कोई काम कर रहे हैं, अदाकार हैं या इसके अलावा सोशल वर्कर्स हैं, तो उनके लिए ये टाइम पीरियड बड़ा बेहतरीन है। अच्छा। शोहरत पाने के हवाले से बुर्ज कैंसर वालों के लिए। और विरासती मामलात इनके बुर्ज कैंसर वालों के उलझे रहेंगे। और सेहत के मसाइल भी इनको खुसूसन पेश आ सकते हैं। और सफ़र इनके मुश्किल नज़र आते हैं, तो कोशिश सफ़र की करें भी ना। अच्छा, सफ़र की कोशिश ना करें, फ़िलहाल सफ़र की कोशिश ना करें। और बुर्ज असद वाले हैं, लियो, तो इनका मज़हब और रूहानियत की जानिब इनका रुझान रहेगा। मुमकिन है कि ये किसी उस्ताद को, मजहबी रहनुमा को तलाश करें और इनकी थोड़ी बहुत जो सोच है वो मजहबी तरफ रहेगी। सही। और माली फ़ायदे इनको हासिल होते रहेंगे, उनको जो लोग अपना कारोबार कर रहे हैं। और नया कारोबार शुरू करने के हवाले से इनका अभी ये टाइम दुरुस्त नहीं है। और जैसे मैंने बताया है वीडियो के शुरू में कि 29, 30, 31, तो इन तारीखों में भी कोई भी नया कारोबार भी आप शुरू ना करें जितने स्टार्स हैं सिवाय मिजान के। और गुफ्तगू में इनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी, बड़ी सरमायाकारी हरगिज़ ना करें और बड़े फैसले से भी ये लोग ग्रेज करें। बुर्ज विर्गो वाले हैं, और इनमें बुर्ज विर्गो के तो एक तो पहली बात यह कि उनके ख़वातीन का ही खातून ही बनी होती है, उनके साइन पर तो पहली बात ही खातून से शुरू हो रही है। तो वो ख़वातीन जो डिज़ाइनर हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं या आर्ट के हवाले से भी कोई भी काम करती हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। वो लोग जो प्राइस बॉन्ड वगैरह ख़रीदते हैं, स्टॉक मार्केट का हिस्सा हैं, तो वो सरमायाकारी कर सकते हैं, उनको फ़ायदा होगा। लेकिन जो बुर्ज विर्गो वाले हैं, इनको अपनी औलाद पर ख़ुसूसी तवज्जो देना पड़ेगी, वरना उनकी औलाद खुद से ही अपने वालिदैन की तवज्जो अपनी जानिब खींच लेगी। क्यों ऐसे काम करेंगे? हाँ, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, और शादी का पैगाम भेजना भी इनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन बड़ी सरमायाकारी से इनको अभी ठहरना होगा, कुछ दिन ठहर कर ये सरमायाकारी करें। तो बुर्ज मिज़ान, बुर्ज मिज़ान वालों के जैसे मैंने बताया, ये बुध के दिन तक ही कोई भी काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कमरदर अकरब का मैं पहले बता चुका हूं। तो ये बुध वाले दिन भी अगर ये कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, मंगनी शादी का पैगाम भेजना चाहते हैं, तो वो ठीक है, इनके हालात अच्छे रहेंगे और दोस्त इनके तावन भी करेंगे, नज़दीकी सफ़र
इनको पेश आ सकते हैं और बैरून मुल्क जाना फिलहाल मुमकिन नजर नहीं आता। ये सब स्टार्स के बारे में ही है, बैरून मुल्क जाना या कोई सफर करने के हवाले से? दरअसल इसमें कुछ सितारों की पोजीशन ऐसी आई हुई है, चंद स्टार्स तो जा सकते हैं, जैसे एरीज वाले हैं ये लोग जा सकते हैं। अच्छा। दरअसल जितने स्टार्स हैं इसको हम प्लैनेट्स कहते हैं, बुर्ज, तो इनके ऊपर जो हाकिम सितारा होता है उसकी हमने नोयत देखनी होती है कि उसकी पोजीशन, वो सितारा इसको अपना रंग देता है किसी भी स्टार्स को। जैसे किसी, अब एक मिसाल है, किसी के उस पर सितारा कमर हाकिम होता है तो उसका हमने देखना है कि इनकी जिंदगी में फिर उतार चढ़ाव होते हैं, क्योंकि कमर हम कहते हैं चांद को। तो जो उनकी इसी तरह जिंदगी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, घरेलू मामलात में भी, कारोबारी मामलात में भी, और हर मामले में उनकी जिंदगी में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज ठहरती नहीं है। और अगर हम बात करें जैसे शम्स सितारा जिसको हम सूरज कहते हैं, ये जिन स्टार्स के ऊपर होता है, जैसे ये बुर्ज असद है इसके ऊपर हाकिम सितारा होता है शम्स। तो जो बुर्ज असद वाले होते हैं ये लोग ये बड़े मकामात तक पहुंचते हैं, क्योंकि शम्स एक तो पहली बात ये कि बुलंदी पर होता है और दूसरी बात ये चमकता रहता है। तो पहली बात ये, और दूसरी बात ये इनकी खसूसियात भी शम्स वाली आ जाती हैं उसके अंदर, क्योंकि सितारा उसको अपना कलर दे रहा होता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो वो थोड़े बहुत लोग गुस्से के भी बहुत ज्यादा तेज होते हैं, मतलब क्योंकि जो अपने सितारे का जो मिजाज है वो बुर्ज पर असर वो डालता है। तो ये बहुत बड़ी पोस्टों पर आपने देखा होगा बुर्ज असद वाले जो हैं वो बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाकर होते हैं और बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके सितारे में आसानी होती है और उनकी जिंदगी ठहरती है एक जगह। लेकिन जिन सितारों पर सितारा कमर हाकिम होता है तो वो लोग तो बस, हाँ एक चीज है कि जिन पर सितारा कमर हाकिम होता है वो अपने इलाके से किसी दूसरी जगह चले जाएं। अच्छा। तो यानी कि अपने शहर से दूसरी जगह को बिजनेस करें, डिफरेंट हो जाएगा, तो वो उनको वहां पर जाकर कामयाबी मिलती है। अच्छा, अगले सितारे की हम बात करें तो मिजान कर चुके हैं स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब। ये तालीम के हवाले से इनको थोड़ी बहुत मुश्किलात रहेंगी और इनकी जिंदगी में थोड़ी बहुत तब्दीलियां भी आ रही हैं, घर और गाड़ी की तब्दीली मुतवक्के है और माली मामलात भी इनके बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाले रहेंगे और कोई चीज फिलहाल इनकी ठहरती नजर नहीं आ रही और प्रॉपर्टी खरीदना सिर्फ इनको फायदा देगी, बाकी तमाम मामलात में इनके बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहेंगे और रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात भी बहुत ज्यादा इनके उतार चढ़ाव वाले ही रहेंगे। और मशवरा इनको ये दूंगा कि किसी से भी फिलहाल ये बहस मुबाहिसा ना करें, वरना इनके मामलात कुछ खराब हो सकते हैं बहस मुबाहिसे के हवाले से। अगर हम बात करें बुर्ज कोस की सेजिटेरियस, तो सरमायाकारी इनको फायदा नहीं देती, ताहम खवातीन फायदे में रहेंगी। सेजिटेरियस खवातीन जो खवातीन अपना बिजनेस कर रही हैं, जॉब कर रही हैं या ऑनलाइन किसी भी किस्म के हवाले से जो खवातीन काम कर रही हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मौके हैं और उनको तरक्की भी मिलने के इम्कानात हैं। ताहम जो मर्द हजरात जो मुलाजमत कर रहे हैं तो उनके माली हालात फ़िलहाल साजगार नहीं रहेंगे और अखराजात में भी उनके इजाफा होगा और मंगनी शादी का पैगाम भेजना इनके लिए फ़ायदा मंद हो सकता है। और ये जो सफ़र इनका मुझे नज़र आता है वो कुछ मजहबी टाइप के सफ़र मुझे नज़र आते हैं, अगर इस हफ्ते इनको पेश आए वो मजहबी सफ़र होंगे। सही। तो अगर हम बात करें कैप्रिकॉर्न के, तो बुर्ज जद्दी वालों के लिए एतवार का दिन शाम 4:02 पर बड़ा बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है। अच्छा। ये 4 एतवार के दिन 4:02 के बाद ही अपना कोई भी नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, मंगनी शादी का पैगाम भेज सकते हैं, किसी भी काम में सरमायाकारी कर सकते हैं, घर के कोई भी काम करना हो तो ये इनका लकी टाइम इतवार शाम 4:02 पर शुरू हो रहा है और माली फ़ायदे रहेंगे। और ख़वातीन वो ख़वातीन फ़ायदा में रहेंगी जो अपने कारोबार के हवाले से या अपने किसी भी काम के हवाले से एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करती हैं, वो ख़वातीन फ़ायदे में रहेंगे और दोस्तों के साथ इनके इख्तलाफात रहेंगे और ससुराली रिश्तेदारों से इनका इख्तलाफ हो सकता है, घर और गाड़ी की तब्दीली भी इनकी मुमकिन है। और अब हम बात करेंगे बुर्ज दिल्लू की। बुर्ज दिल्लू के दिन इनका भी इतवार का ही दिन बेहतरीन है, लेकिन इनका टाइम बनता है दोपहर 12:10 का। तो इसके बाद ये कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं, सरमायाकारी कर सकते हैं,
प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या मंगनी शादी का पैगाम या जो भी आप करना चाहें बुज़दिलों वाले वो कर सकते हैं। इनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा मजबूत है, ताहम थोड़ी बहुत मुझे इनकी कुछ तब्दीलियाँ नज़र आती हैं और तब्दीलियाँ मुतवक्के भी हैं और बहरानी कैफियत से निकल आएंगे। काफ़ी अरसे से बुज़दिलों वाले जो हैं बहरानी कैफियत का शिकार थे, लेकिन अब इनको बहरानी कैफियत से तो निकलेंगे, लेकिन उसके साथ आखिरी स्टार की जानिब बढ़ते हैं जी। पाइसेस इनको इल्ज़ामात का सामना करना पड़ सकता है, शोहरत के हवाले से इनको बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर जो लोग काम कर रहे हैं और दोस्तों में छुपे हुए दुश्मन को तलाश करें और अपने मामलात इनके बिगड़ते हुए मुझे नज़र आते हैं, तो हर मामले में ये एहतियात करें। चलें, एहतियात तो इस वक्त सबको ही करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2020-21 जो था वो हर स्टार के लिए कुछ थोड़ा सा मुश्किल वक्त लेकर आया है और 22 के हवाले से तो दुआएं भी हैं और उम्मीदें भी हैं कि अब अल्लाह ताला हमें इन मुश्किलात से निकाल दें। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से हम वापस आएंगे, आप कहीं मत वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, हमारे बहुत से लोग, मतलब हम खुद भी अगर अपने आप को बीच में काउंट करें तो गलत नहीं होगा, हम लोग जब भी कोई नया काम शुरू करने लगते हैं तो हम बहुत सोच विचार करते हैं, अच्छा ये काम करें कि ना करें, करें या ना करें, और अगर कर लेते हैं तो फिर हम ये सोचने बैठ जाते हैं अच्छा ये हमने सही किया कि गलत किया। हालांकि ये अक्लमंद लोगों की निशानी नहीं होती है, ये कंफ्यूज लोगों की निशानी होती है। अक्लमंद लोग कोई काम शुरू करने से पहले सोचते हैं और उसके बाद उस पर जम जाते हैं कि अब हमने इसको एक समत पे लेकर जाना है, इस काम को किसी मुकाम पर लेकर जाना है और ख़ुद भी किसी मुकाम पर जाकर ही ठहरना है। ये तो बाकी तो नसीब की बात होती है कि नसीब आपका साथ दे और आपका काम कितना ग्रो करता है या नहीं करता, क्योंकि नसीब और अकल दोनों साथ साथ ही चलते हैं। तो हमारे आज के जो प्रोग्राम के मेहमान हैं उन्होंने भी अक्लमंदी का मुजाहिरा किया। शुरू में छोटे छोटे से काम उन्होंने किए, फिर जनाब उन्होंने बिरयानी का एक ठेला लगाया और उसके बाद बिरयानी के ज़रिए भी उन्होंने कुछ कमाया और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कुछ मज़ीद काम भी किए। आज वो एक कामयाब ऑनलाइन बिजनेसमैन हैं। कैसे उन्होंने ये सफ़र तय किया, बिरयानी से ऑनलाइन बिजनेसमैन तक का सफ़र कैसा था, उनका हमारे साथ अब्दुल वली साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल वली, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम आयशा, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले आपसे आपके सफ़र के हवाले से जानना चाहेंगे, क्योंकि शायद मैंने भी उतना एक्सप्लेन नहीं किया, हमारे बहुत से लोगों को नहीं पता कि आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और अभी आप किस मुकाम पर हैं। आप बताइए अपने बारे में। जी, मेरा ताल्लुक़ कराची से है। बेसिकली मैं औरंगी टाउन में रहता था पहले, अभी मैं गुलशन इकबाल में रहता हूँ। अच्छा। और मेरा सफ़र कुछ इस तरह है कि मैंने ज़्यादा मेरी एकेडमिक एजुकेशन नहीं है, यानी कि स्कूल मैंने इतना नहीं पढ़ा, मदरसे में पढ़ा हूँ मैं 3-4 साल, और उसके बाद जो है मैंने बहुत सारे और जॉब्स किए थे, जैसे बिरयानी बेचना, फ्रूट, वेजिटेबल्स, मज़दा कोच वगैरह पे कंडक्टरी करना, छोटे छोटे जॉब्स कराची में। तो फिर उसके बाद 2009 में और 10 में मुझे पता चला कि इंटरनेट पे हम पैसे कमा सकते, तो अभी इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा अब्दुल वली, आपकी जो स्टोरी है, जो आपका लाइफ जर्नी है, उसमें अगर हम ये कहें कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, अगर आप हक हलाल कमा रहे हैं तो हर काम बड़ा है और मेहनत में अजमत है। इस हवाले से लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपने बिरयानी का ठेला भी लगाया, आपने और भी कई छोटे छोटे काम किए, उसके बाद आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं, ये मैसेज लोगों को कन्वे करना बहुत ज़रूरी है। जी आयशा, बिल्कुल ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप कोई भी काम अगर करना चाहते हैं, इंटरनेट पे हो या इंटरनेट से बाहर हो, तो उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक काम स्टार्ट करते हैं और उसको 2-3 महीने करने के बाद आप थक जाते हैं और आप कहते हैं कि ये तो टाइम का वेस्टेज है और इसमें कुछ भी नहीं, और आप थक जाते हैं, तो वो काम आप जो है ना कंप्लीट नहीं कर सकते, पाया तकमील तक नहीं पहुँचा सकते, या उसमें आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। कामयाबी एक मुसलसल जदोजहद का नाम है, मुसलसल जो है हिम्मत और मेहनत का नाम है। तो यही मैंने भी किया। ऑनलाइन जो मैंने पढ़ाया, मैं एज ए टीचर मैंने पैसे कमाए, अंग्रेज़ों को मैंने पढ़ाया है। अच्छा। उसके बाद आजकल मैं एक ट्रैवल व्लॉगर हूँ, 63 कंट्रीज़ में पाकिस्तानी पासपोर्ट पे विज़िट कर चुका हूँ अभी तक, और मेरा जो है इरादा है कि 200 कंट्रीज़ में पाकिस्तानी पासपोर्ट पे विज़िट करूँ। अच्छा, इतने सारे आपने काम किए और माशाल्लाह आप आज एक कामयाब, अगर बिजनेसमैन कहें तो वो गलत नहीं होगा।
तो एक चीज़ जो है कुव्वते फ़ैसला की, हम लोगों में से बहुत से लोगों की कुव्वते फ़ैसला कमज़ोर होती है। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि या तो हम कोई काम शुरू करने से पहले सोचते हैं अच्छा हम करें या ना करें, और अगर कर लेते हैं तो हम कहते हैं पता नहीं हमने सही किया या गलत किया। कुव्वते फ़ैसला, आपकी पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए? जी, जहाँ तक डिसीजन मेकिंग की बात है तो इंसान जो है सीखता है तजुर्बा करने से। बिल्कुल। आप याद रखिए कि अगर आप किसी काम में नाकाम भी हो जाते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी में जो है आसानी लाता है, इस सूरत में कि आप और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम डिसीजन मेकिंग आपकी मज़ीद बेहतर हो जाती है। तो घबराना नहीं चाहिए कोई काम करने से। हाँ, सोचना ज़रूर चाहिए कि कोई भी काम करने से पहले आप उसके सारे पहलुओं को देख के, रिसर्च करके और उसको एक कैलकुलेटेड रिस्क हम ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ और अभी एक बहुत मीठी मीठी सी चीज़ के हवाले से मैं बात करने जा रही हूँ। तो जनाब, चॉकलेट, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे चॉकलेट पसंद ना हो, और हम अब देखते हैं, खैर पहले तो सिर्फ बच्चों को चॉकलेट अच्छी लगती थी, हम कहते थे बच्चे चॉकलेट शौक से खाते हैं, लेकिन जनाब वक्त गुजरने के साथ साथ चॉकलेट को मोहब्बत के इजहार के तौर पे और किसी न किसी ओकेजन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, किसी को देने के लिए या लेने के लिए भी। क्योंकि हम किसी के घर जाएं, किसी से मिलने जाएं या अपने महबूब से मिलने जाएं तो हम कहते हैं अच्छा क्या मीठी चीज़ होनी चाहिए। अब मिठाइयों का दौर तो पुराना हो गया, तो अब लोग चॉकलेट्स देते हैं, खूबसूरत से बुकेज बना के चॉकलेट्स के देते हैं। पहले फूलों के बुके होते थे, अब चॉकलेट्स के बुके होते हैं। तो जनाब, दुनिया में अगर चॉकलेट ना होती तो दुनिया इतनी मीठी ना होती। और चॉकलेट कैसे बनी, दुनिया में कैसे आई, तो इसके बारे में रिसर्च तो ये है कि हज़ारों साल पहले, क्योंकि अब जाहिर सी बात है चॉकलेट को आए हुए भी कई साल हो गए हैं, हज़ारों साल ही हो गए हैं, एक तहजीब थी जिसका नाम गालिबन बताया जा रहा था कि एज़्टेक तहजीब थी। उन्होंने कोको का एक दरख्त लगाया और फिर उससे जो उसके बीन्स थे, चॉकलेट बीन्स जो थे, कोको के बीन्स थे, उसको दूध में मिला के वो पीते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर रिसर्च हुई, उसको चॉकलेट की शक्ल दी गई। तो खैर वो जो शक्ल बाद में बनती गई वो हम तक आज जो मौजूद है उसको चॉकलेट कहते हैं हम। खैर ये तो मजाक की बात थी, लेकिन बहरहाल ये रिसर्च जो है ये बिल्कुल ठीक है। और ये भी एक रिसर्च सामने आई हुई है कि चॉकलेट से मोहब्बत के हार्मोन्स बनते हैं। मुझे तो बहुत हैरत हुई ये सुन के कि वाकई चॉकलेट से मोहब्बत के हार्मोन्स भी बनते हैं। तो जनाब, चॉकलेट क्या है, हमारी हार्मोन्स के लिए कितनी फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इस पे हम बात करेंगे। डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अच्छा, मैंने तो बहुत डिटेल में चॉकलेट की तारीफ़ कर दी और इसके हिस्ट्री भी बता दी कि कब पैदा हुई और अब कहाँ तक पहुँच गई है। ये बताइएगा कि चॉकलेट वाकई हमारे हार्मोन्स पे असरअंदाज होती है? बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा जो प्लेयर का हार्मोन है चॉकलेट उसको रिलीज़ कराती है। बेसिकली फ्लेवोनॉल्स इसके अंदर मौजूद हैं जो कि हमारे मूड को एलिवेट करते हैं, हमारे मूड को उठाते हैं, हमारा मूड बेहतर कर देते हैं। और इसी तरह ये प्लेयर हार्मोन को भी एक्सक्रीट करने में कहीं ना कहीं हेल्प करती है, जिसकी वजह से इसको मोहब्बत के साथ, इसको खुशी के साथ भी एसोसिएट किया जाता है। और सिर्फ मूड को अच्छे करने के लिए नहीं, इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। डिपेंड करता है हम चॉकलेट खा कौन सी रहे हैं। अच्छा, खा कौन सी रहे ये मैं बाद में पूछूंगी, लेकिन अभी जो हार्मोन्स की हम बात कर रहे थे आयशा, क्या चॉकलेट के बीन्स में नेचुरली ये चीज़ होती है जो प्लेयर के हार्मोन्स पैदा करती है, या इसमें कोई चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की जाती हैं, केमिकल्स कहना चाहिए ऐड किए जाते हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसका जो बीन्स है उसमें नेचुरली वो चीज़ें मौजूद होती हैं, और जो हम ऐड करते हैं वो हम उसके अंदर मिलावट कर रहे होते हैं। अच्छा। जो नेचुरली कोको है, जो कोको का बीन है, उसके अंदर नेचुरली जो फ्लेवोनॉल्स हैं वो हमारे मूड के लिए अच्छे हैं, वो हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं। जो नेचुरल चीज़ है वो अच्छी है। जो हम चीज़ें ऐड करते हैं, प्रिजर्वेटिव, शुगर ऐड करते हैं, मिल्क ऐड करते हैं कि इससे चॉकलेट का फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। तो आयशा, जो नॉर्मल ओरिजिनल जो कोको बीन है वो तो कड़वा होता है, और जो असल चॉकलेट है वो भी डार्क चॉकलेट है, लेकिन हम में से बहुत से लोग डार्क चॉकलेट नहीं खा सकते हैं, हमें मीठी मीठी चॉकलेट अच्छी लगती है। तो डार्क चॉकलेट और मीठी चॉकलेट में क्या डिफरेंस है? सेहत का। अच्छा अगर एक लफ्ज़ में बताऊं तो सेहत का डिफरेंस है। चॉकलेट होती ही 75% अबव है, मतलब 75% से ज्यादा उसमें कोको है तो वो चॉकलेट है, वरना वो सिर्फ आप मिठास है जो खा रहे हैं, वरना वो शुगर है जो हम खा रहे हैं। एग्जैक्टली। अब जो पीछे की तरफ आ जाती है 75% से कम, वो बेसिकली मीठी है तो वो हमें खुश कर रही है, उसमें जो चीनी है वो हमें खुश कर रही है। कोई भी बंदा उदास बैठा, आप उसको बर्फी, उसको मिठाई, जलेबी, कोई भी मीठी चीज दे देंगे, खीर दे देंगे तो उसका मूड थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा।
जो मीठा है वो भी हमें कहीं ना कहीं प्लेजर देता है। जो असल कोको के बेनिफिट्स हैं वो आपको 75 to 90% पे जाके मिलते हैं। 75% मिनिमम आपने कोको कंटेंट लेना है तो आपको चॉकलेट के बेनिफिट्स मिलेंगे, वरना आपको चॉकलेट के बेनिफिट्स नहीं, वो मीठा जो चॉकलेट के अंदर डाला गया या वो मिल्क जो चॉकलेट के अंदर डाला गया उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। तो असल में इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सिर्फ हार्मोन्स के हवाले से इसके बेनिफिट्स हैं या सेहत के हवाले से भी इसके कोई बेनिफिट्स हैं? ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए इंतहाई मुफीद है, हार्ट के पेशेंट्स के लिए इंतहाई मुफीद है। अगर आप चाहते हैं कि आप कोलेस्ट्रॉल से बचे रहें, एलडीएल आपका लो रहे। अब एलडीएल एक ऐसा हम कह सकते हैं बॉडी के अंदर एक ऐसा फैट है जो हम चाहते हैं जरा कम रहे। अगर हम चाहते हैं कि वो कम रहे तो हमें चॉकलेट का इस्तेमाल करना है। और एचडीएल को बढ़ाती है, एचडीएल ऐसा फैट है जो हम चाहते हैं बॉडी में ज्यादा रहे, ये उसको बढ़ाती है। जो बढ़ना चाहिए उसको बढ़ाती है, जो कम होना चाहिए फैट उसको कम करती है। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, मूड को हमारे करती है। इसके अलावा हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए और नाखूनों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, जिसका बहुत कम लोगों चॉकलेट की बात कर रही हैं आप। बहुत कम लोगों को पता है कि जो असल डार्क चॉकलेट है वो हमारे बालों को भी बेनिफिट देती है। इवन हमारे हाथ, हमारे नाखूनों, हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। अब मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम बेसिकली डिप्रेशन और एंजाइटी से हमें बचाता है। जो लोग इरिटेबिलिटी यानी तबीयत के अंदर हर वक्त चिड़चिड़ापन रहना किसी भी स्ट्रेस की वजह से, काम आपका ज्यादा है या खुदा ना खास्ता किसी गम से गुजरे हैं जिसकी वजह से आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन ज्यादा है, अक्सर साइकोलॉजिस्ट उनको मैग्नीशियम का सप्लीमेंट शुरू कराते हैं कि आप मैग्नीशियम लेना शुरू कर दें 200 mg 400 mg जितनी भी डोजेज, तो ये आपकी तबीयत में वो चिड़चिड़ापन या उदासी की कैफियत कम। बिल्कुल, इसके अंदर नेचुरली मैग्नीशियम की एक अच्छी मिकदार मौजूद है। आयरन की बहुत अच्छी मिकदार है इसके अंदर। अब कितने लोगों को पता है कि ये आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है? तो एनीमिया का शिकार पाकिस्तान में हर खातून है, तकरीबन हर बच्चा है। आयरन की कमी हर एक को है। आयरन का ये बहुत अच्छा सोर्स है। इसके तकरीबन 100 ग्राम बार के अंदर जितना हमें आयरन चाहिए उसका 67% है। अब जाहिर है हम आयरन का हम चॉकलेट का 100 ग्राम बार तो डेली खाने से रहे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, मगर इसके अंदर आयरन का कंटेंट बहुत अच्छा है। फिर कॉपर की एक अच्छी मिकदार इसके अंदर मौजूद है, मैग्नीज की एक अच्छी मिकदार इसके अंदर मौजूद है। सो ओवरऑल हमारे मूड को लेके, हमारे हार्मोन्स को लेकर, हमारे हार्ट की हेल्थ, ब्लड प्रेशर के लिए, हड्डियों के लिए, एंजाइटी, स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छी है। आयशा, अभी आप जो बता रही हैं डार्क चॉकलेट के फवाइद, लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले ये जो उसमें मीठे का कंटेंट होता है उससे मैंने बताया कि मीठा भी हमें ज़ाहिर प्लेजर देता है। अब डार्क चॉकलेट में तो मीठा ज़्यादा नहीं होता, या डार्क चॉकलेट मुकम्मल कड़वी होनी चाहिए, जो उसका ओरिजिनल टेस्ट है उस पे हो तो उसका फायदा है? नहीं, 75%, बाकी 25% उसमें ज़ाहिर मिल्क हो सकता है, मिलावट हो, बिल्कुल दैट इज फाइन। ज़ाहिर है उसके अंदर मिल्क मिलेगा तो ही वो खाई जाएगी। वो 100% कोको कोई भी नहीं खा सकता, यहाँ पे कोई भी नहीं खा सकता। हमारे टेस्ट बड्स इतनी डेवलप हुए हुए, कोई शायद ही कोई खा सकता होगा, तो 100% तो नहीं खाई जाती। अब आपने उसको थोड़ा सा पीछे लेकर आना है, उसके अंदर थोड़ी सी चीनी, मिल्क वगैरह ऐड करना है, तो 90% भी बहुत कम लोग खा पाते हैं। 75% एक ऐसा है जो आपने स्टार्ट करना है कि 75% से आप स्टार्ट करो। आपका टारगेट ये होना चाहिए आप 90% कोको जो है वो खाना शुरू कर दो, 90% डार्क चॉकलेट जो है वो खाना शुरू कर दो। अच्छा, बिल्कुल। तो जो 75% उसमें 25% मिल्क एंड शुगर होगा। अच्छा आयशा, बच्चे जो चॉकलेट्स खाते हैं, बल्कि हमारे यहाँ पे अब तो हर दुकान पे, हर गली मोहल्ले में चॉकलेट्स आम मिलती हैं, तो ये चॉकलेट, इसका क्या फ़ायदा है? क्योंकि इसमें तो ज़्यादातर शुगर की मिकदार है और चॉकलेट मेरा ख्याल है इसमें 75% शुगर होगी और शायद 20-25% चॉकलेट कहीं पे होगी। जो ये शुगर है ना, जो ये चॉकलेट खाते हैं, उसके फायदे तो नहीं है, मैं नुकसानात बहुत ज्यादा गिनवा सकती हूँ। जो 5 रुपए की आपको चॉकलेट मिल रही है, देखें मैं समझती हूँ कि हर कोई अफोर्ड नहीं करता, हर कोई अफोर्ड नहीं करता कि वो 1200 की जाके 4 क्यूब्स चॉकलेट के लेकर आए, लेकिन आप कम से कम अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज तो ना करें। आप ना खाएं, आप साल में 1-2 दफा खा लें, लेकिन जो 5-10 रुपए की चॉकलेट है, मैं आपको एक फॉर्मूला समझाती हूँ। अगर चॉकलेट आपने हाथ पे रखी और वो पिघल गई तो वो अच्छी है। अच्छा। अगर आपने चॉकलेट हाथ पे रखी और वो जमी हुई है तो वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है, वो सेहत के लिए नुकसानदेह है, वो हार्ट की हेल्थ को बहुत ज्यादा खराब करेगी। अब मैं चॉकलेट का नाम तो नहीं लेना चाहती, लेकिन 5 से 10 रुपए की कितनी चॉकलेट्स हैं जो अपने स्टिकर के साथ ही चिपक जाती हैं और दांतों के साथ चिपकती हैं, फिर वो जब हम खाते हैं तो वो अंदर जाके हमारा क्या हाल करती होंगी। तो कहने का मकसद ये है कि चॉकलेट आपने अगर देखनी है कि असली चॉकलेट है या आप चॉकलेट खा रहे हैं तो उसका आपको बेनिफिट भी हो रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी
क्वालिटी की हमारे पास चॉकलेट्स आती हैं, अगेन नाम नहीं ले सकते, लेकिन आप उन्हें धूप में रखो या आप उन्हें यहाँ पे रख दो, वो मेल्ट हो जाती है। हर वो चॉकलेट जो रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो रही है गर्मियों में, वो अच्छी चॉकलेट है। उस जो फ्रिज में रखनी पड़ रही है वो अच्छी चॉकलेट है। कई ऐसी चॉकलेट्स हैं, गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, छांव हो, वो जमी हुई है सारी जमी हुई है। अच्छा, चॉकलेट के इतने सारे फवाइद और ओरिजिनल चॉकलेट या जो नकली चॉकलेट है उसके हवाले से मैंने कभी नहीं सुना था। मेरा ख्याल है बड़ा ज़बरदस्त आज का ये हम लोग का सेगमेंट हो गया कि चॉकलेट के बेनिफिट्स भी हमें पता चल गए और नुकसानात भी पता चल गए। खासतौर पे ये भी पता चल गया कि असली चॉकलेट कौन सी है और नकली चॉकलेट्स कौन सी है। अच्छा आयशा, ये बच्चों के दांतों में जो कीड़ा लगता है, कहते हैं चॉकलेट ज़्यादा खा रहा था इस वजह से लग गया, तो वो यही वजह है कि वो चॉकलेट नहीं है, वो असल में सिर्फ शुगर खा रहे हैं तो इसलिए वो कीड़ा लगता है? देखिए, वो है ओरल हाइजीन। आप कुछ भी मीठा खाते हो, अब इवन 75% डार्क चॉकलेट, 90% डार्क चॉकलेट, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं तो शुगर डली हुई है, थोड़ा सा मीठा तो डला हुआ है। आपने जब भी कुछ मीठा खाना है, खीर, चॉकलेट, टॉफी, आपने मुंह अपना साफ करना है, आपने माउथ रिंस करना है, आपने रात को ब्रश करके सोना है। तब होता है अगर आप चॉकलेट्स खाए जा रहे हो और आपकी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं, आप ब्रश किए बगैर सोने चले गए हो, आपने पूरी रात ब्रश नहीं किया, तो ज़ाहिर है फिर तो कीड़ा बनेगा। अगर आप उसके साथ मतलब चॉकलेट खा के थोड़ी देर बाद माउथ को रिंस कर लेते हो तो फिर इस तरह के मसले नहीं बनते। अच्छा, स्टार्ट में मैंने बात की थी कि जो चॉकलेट है मोहब्बत के हार्मोन्स भी बनाती है। हम तो प्लेयर हार्मोन्स की बात कर रहे थे, लेकिन ये मोहब्बत के हार्मोन्स वाली भी बात क्या सच है? काफी हद तक सच है। देखिए, प्लेयर हार्मोन्स और मोहब्बत के हार्मोन्स कहीं ना कहीं आपस में मिलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बिल्कुल मोहब्बत के हार्मोन्स, और इसीलिए इसको सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है वैलेंटाइंस डे के लिए भी। और अगर आपने किसी को, अपने किसी प्यारे को, किसी से मोहब्बत करते हैं, उसको गिफ्ट देना तो चॉकलेट्स देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और वो इसके इसी चीज की वजह से है कि ये मोहब्बत के, प्लेयर के मूड एलिवेट करने के हार्मोन्स को रिलीज करती है। कोई नुकसानात हैं डार्क चॉकलेट के? बिल्कुल हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप जरूरत से ज्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे, डार्क चॉकलेट तो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब कर देती है। अच्छा। आयरन का अच्छा सोर्स है, लेकिन फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब करेगी। कॉपर एक्सेस, मैंने बताया कि कॉपर की एक अच्छी मिकदार है, कॉपर की एक्सेस जो है वो अपने साइड इफेक्ट्स लेकर आना शुरू कर देगी। मोटापा बढ़ जाएगा। अब 100 ग्राम के अंदर 600 कैलोरीज हैं, इसके 100 ग्राम बार के अंदर 600 कैलोरीज हैं, तो हमने उस हिसाब से देखना है कि ये ना हो कि हम हार्ट हेल्थ बेहतर करते करते मोटापा चढ़ा लें और फिर हार्ट हेल्थ, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सारे के सारे मसले जो हैं वो हमें तोहफे में मिल जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मतलब हम बात कर रहे थे चॉकलेट के फवाइद की, खासतौर पर डार्क चॉकलेट के फवाइद की, लेकिन जनाब उसके नुकसानात भी हैं। और मोटापा हम सुनते आते थे, अच्छा चॉकलेट खा रहे हैं तो मोटापा है। डार्क चॉकलेट से शायद गालिबन कुछ कम मोटापा होता होगा, लेकिन बहरहाल उसका होता है ऐसा? बिल्कुल है। ये मैंने आपको जो कैलोरी बताया है 75% डार्क चॉकलेट की बताई है। 75% डार्क चॉकलेट का 100 ग्राम्स के बारे में 600 कैलोरीज हैं। तो आपने वो कैलकुलेट करके अपनी डे की जो कैलोरीज की जो एक मिकदार है, हाफ से ज्यादा तो आपने ये डार्क चॉकलेट से कंज्यूम कर लिया। एग्जैक्टली। तो फिर बाकी आपने जो खाना है वो आपको सूंघ के खाना पड़ेगा। एग्जैक्टली ऐसे। अच्छा, अगर चॉकलेट का एक बार, मतलब इस साइज का बार हम डेली खाते हैं डार्क चॉकलेट का, उसमें कितनी कैलोरीज होंगी और वो कितना, मतलब उसका नुकसान कितना हो सकता है? देखिए, डिपेंड करता है कि आप कौन से परसेंटेज के चॉकलेट ले रहे हो। मोस्ट प्रोबेबली जितना आप बता रही हैं 75 to 100 या मैक्सिमम 120-150 तक उसकी कैलोरीज जाएंगी। डिपेंड करता है कि कितनी परसेंटेज का बार है, लेंथ विड्थ क्या है। यूजुअली चॉकलेट के बैग पे उसका कैलोरी कंटेंट लिखा होता है। आपने पर डे जो चॉकलेट से कैलोरीज लेनी है वो आइडियली 120 कैलोरीज होनी चाहिए। 120 कैलोरीज आपकी चॉकलेट से आनी चाहिए। अब आप उस बार के पीछे पढ़ सकते हो। हाँ, पढ़ सकते हैं कि कितने बार के अंदर, बिल्कुल कितने साइज का बार लेते हो आप, तो उसके अंदर 120 कैलोरीज होंगी। अच्छा आयशा, हम में से बहुत लोग हैं कहते हैं हम चॉकलेट के शौकीन हैं, जब खाने बैठे तो चॉकलेट खाते गए, एक खाई, दूसरी खाई, तीसरी खाई, और ये भी नहीं सोचते कि इसमें कैलोरीज भी कितनी हैं और साथ ही साथ इसमें कितना है, या ये हमारे लिए नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद है। बस एक सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है। तो क्या ऐसी जो आदत है वो आपको प्लेयर एक वो दे रही है, या फिर वो आपको जो एक भूख की भी, हम लोगों को कहते हैं ना कि हमारी भूख भी ख़त्म हो जाती है, भूख भी ख़त्म करती है? देखिए, ये है बिंज ईटिंग। एक वक्त में ज़रूरत से ज़्यादा एक ही चीज़ का इस्तेमाल करना, ये एबनॉर्मल बिहेवियर है। मसला ये, हम इसको एबनॉर्मल कंसिडर नहीं करते क्योंकि हमारे यहाँ ये बड़ा नॉर्मल बिहेवियर है। कहते हैं हमारा शौक है। एग्जैक्टली। ये इमोशनल ईटिंग या बिंज ईटिंग में आएगा, जो कि साइकोलॉजिकल एक मसला है। ये एक नॉर्मल चीज नहीं है कि एक बंदा एक जगह बैठा, जब तक एक चीज खत्म ही नहीं हुई वो वहां से उठा ही नहीं है, तो ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। और दूसरा, मैं ये कहूंगी कि आपने खानी है चॉकलेट, एक पोर्शन अपना रखें, छोटे साइज की चॉकलेट खरीदा करें। जब हम इतना बड़ा उसका बार खरीदेंगे तो हम इतना बड़ा बार ही खत्म करके उठेंगे। एक तो बार अपना
छोटा करें, छोटे साइज का आपका चॉकलेट का बार होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना। जो आप कह रही थी कि हम खाते हैं तो हमें अच्छा फील हो रहा होता है, जाहिर है वो आपको कहीं ना कहीं कैलोरीज दे रही है, वो कहीं ना कहीं आपको एनर्जी दे रही है। कितने एनर्जी ड्रिंक्स पी के हमें अच्छा लगता है, एकदम बॉडी में जब एनर्जी आती है, जब एकदम कैफीन आती है, या जब एकदम हमें बहुत ज्यादा कैलोरीज मिलती है, तो हम सबको अच्छा फील होता है, लेकिन ये हेल्दी चीज नहीं है। इस चीज को हमने सेल्फ कंट्रोल से ठीक करना है। सही, सेल्फ कंट्रोल से भी ठीक करना है, और साथ ही साथ हम मोहब्बत की अलामत के तौर पे भी कह रहे हैं। आप तो खैर मोहब्बत की अलामत कि आप तो जो भी इवेंट आता है लोग चॉकलेट से ही अपने प्यारों को खुश करने की कोशिश करते हैं। अच्छा आयशा, अभी अब तो बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं चॉकलेट की, पहचान कैसे हो कि अच्छा ओरिजिनल चॉकलेट कौन सी है, या जो मिलावट वाली चॉकलेट है, जो अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट है वो कौन सी है, अच्छी क्वालिटी की नहीं है वो कौन सी है? जैसे मैंने अभी बताया कि गर्मियों में जो चॉकलेट रूम टेम्परेचर में पिघल रही है वो अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट है, क्योंकि असल कोको जो है वो इतने टेम्परेचर पे कभी भी, जैसे पाकिस्तान में तो कितना 25 डिग्री तो आराम से ऊपर क्रॉस करते ही हैं, हर शहर करता ही है, गर्मियां हो चला जाता है बिल्कुल। तो 25 डिग्री 30 डिग्री से ऊपर अच्छी चॉकलेट जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। जो अच्छी चॉकलेट है वो आपको हमेशा फ्रिज में रखनी पड़ती है। अगर आपने बाहर से निकाल के, बाहर से खरीद के अच्छी चॉकलेट खोली है तो वो सारी पिघली हुई होगी, या वो सारी अपने रैपर के साथ लगी होगी। जो गलत क्वालिटी की या गंदी क्वालिटी की चॉकलेट है वो जमी हुई होगी, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा सैचुरेटेड ऑयल डाला गया है, सैचुरेटेड फैट डाला गया है, जो कि चिपका हुआ है, और उसने अपने साथ थोड़े से जो उसके अंदर कोको कंटेंट है, आर्टिफिशियल शायद वो भी, तो जो कोको कंटेंट है उसने वो भी अपने साथ चिपकाया हुआ है। असल चॉकलेट कभी भी रूम टेम्परेचर पे साबित नहीं रहती। चले, बहुत शुक्रिया आयशा, आपने चॉकलेट के हवाले से इतने फायदे भी बताए, नुकसानात भी बताए, और बहुत सी ऐसी बातें थी जो कि शायद मुझे भी आज से पहले नहीं पता थी कि कौन सी चॉकलेट अच्छी होती है, कौन सी बुरी होती है। क्योंकि हम जब मार्केट में जाते हैं तो हम लोगों को लगता है कि जो मिल्क चॉकलेट है वो सबसे अच्छी है, लेकिन जनाब मिल्क चॉकलेट नहीं, वो मिलावट वाली चॉकलेट है। जो डार्क चॉकलेट है वो ओरिजिनल है, उसको खाने की आदत अपनाएं, वो आपके मूड को भी खुशगवार करेगी और आपकी बॉडी में बहुत से अच्छे फैट्स भी पैदा करेगी। बुरे फैट्स तो करेगी लेकिन अच्छे फैट्स भी पैदा करेगी। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, हमें से बहुत से लोग हैं जो कि बैरून मुल्क जाना चाहते हैं बहुत से मकासद के लिए। कुछ लोग पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, कुछ लोग सैर व सयाहत के लिए जाना चाहते हैं, कुछ लोग सेटल होने के लिए जाना चाहते हैं कि हमें वहाँ कोई अच्छी जॉब मिल जाए और हम बाहर के मुल्क सेटल हो जाएं। लेकिन असल मसला क्या होता है? रहनुमाई का। हमें से बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि हम अगर बाहर जा रहे हैं तो हमारी जो यहाँ पे हमने डिग्री ली है, अगर हम बाहर जॉब करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। या इसके अलावा अगर हम सैर व सयाहत के लिए जाना चाह रहे हैं तो हम मुकम्मल एक किसी से गाइडलाइन नहीं लेते हैं कि अच्छा हमें कैसे जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए और कितना अरसा हमें स्टे करना चाहिए। बहुत से ऐसे मामलात होते हैं। रहनुमाई जो है वो असल में मसला है। अब हमारे यहाँ पर कई इस तरह के जो इदारे भी बन गए हैं जो कहते हैं कि ठीक है हम आपको बाहर जाने के सिलसिले में गाइडलाइन देंगे, साथ ही साथ वीज़ा या फिर इमिग्रेशन के हवाले से भी वो आपको बताते हैं। लेकिन कौन सही है या नहीं है, इस चीज़ का अंदाज़ा हम कैसे करें, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आयशमीन हैं, इमिग्रेशन एंड करियर कंसल्टेंट हैं और सर्टिफाइड हैं। वो इस सिलसिले में उनको बाकायदा इस चीज़ का सर्टिफिकेट मिला हुआ है जो इन्होंने डिग्री ली है या जो ये काम करी है इस सिलसिले में। पहले मैं आयशमीन से ही जान लेती हूँ कि एक्चुअली ये काम कर क्या रही हैं और इसका फ़ायदा क्या है। आयशमीन, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं जैसे बात कर रही थी कि आपको बाकायदा इस चीज़ का प्रॉपर सर्टिफिकेट मिला हुआ है, सर्टिफाइड हैं आप इस चीज़ का। कहाँ से आपने बताया था? ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा। एक्चुअली ये बेसिकली लाइसेंस होता है और आपको सर्टिफाइड कंसल्टेंट बनने के लिए पहले आप एक सर्टन एजुकेशन कंप्लीट करते हैं जो लॉ रिलेटेड होती है। अच्छा। आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इमिग्रेशन लॉ क्या है और फिर आप एक एग्ज़ाम देते हैं और साथ में ऑब्वियसली चले मैं प्रोसेस भी बता देती हूँ। आपको 7 एकेडमिक आइल्स आप क्लियर करते हैं, उनका एग्जाम क्लियर करते हैं और फिर देन यू गेट द लाइसेंस। अच्छा होता है। और जैसे कि मैं बात कर रही थी कि हमारे लोग चाहते हैं कि बैरून मुल्क जाएं, उनको लगता है कि हमारा करियर शायद बाहर ज़्यादा अच्छा है, कैसे जाएं और क्या जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आयशा, इसमें इस तरह है कि बिल्कुल दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि जाना चाहिए भी या नहीं। उनको ये चाहिए कि वो पहले अपने सारे प्रॉस्पेक्ट्स को अच्छे से एवेलुएट करें, वो देखें, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है थोड़ा सा एक मिथ है कि हम बाहर जाएंगे तो यू नो
एयरपोर्ट पे शायद हमें कोई लेने आएगा, नहीं रोकेंगे तो अलग बात है, वो तो पहले की बात है ना। जैसे हम एयरपोर्ट से निकलेंगे तो हमें कोई शायद बड़ा जबरदस्त जॉब सजा मिल जाएगा, $1 का ट्री होगा, हम जाएंगे तो सो ये चीज़ें नहीं है। उन्हें बड़ा रियलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए। फर्स्ट वो डिसाइड करेंगे वो पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, और अगर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, व्हाट्स देयर पाथवे। अगर वो इमिग्रेशन के लिए जाना चाहते हैं तो वो भी क्यों जाना चाहते हैं और कैसे जाना चाहते हैं, और बहुत रियलिस्टिक अप्रोच रखें, स्पेशली कोविड के बाद, क्योंकि कोविड में डिलेज थे, प्रोसेसिंग नहीं हो रही थी, कंट्रीज़ आपको यू नो स्टाफ कम था, लोग घर से काम कर रहे थे, बहुत सी चीज़ें थी। खैर प्री कोविड भी ये बड़ा सोचा समझा डिसीजन होना चाहिए इस चीज़ का। तो काफ़ी लोगों को वैसे मैं सजेस्ट करती हूँ, जब वो मेरे पास आते हैं अपनी एलिजिबिलिटी की बात करते हो तो मैं उनको ये सजेस्ट करती हूँ कि भाई अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो स्टे बैक, डू सम बिजनेस, डू समथिंग गुड हियर, इंस्टेड कि आप वहाँ जाकर अपनी चीज़ों को वेस्ट कर रहे हो। दूसरी एक चीज़ जो मैंने बड़ी कॉमन देखी है वो ये है कि हमारी जैसे डिग्रीज होती हैं वो प्रॉपर डिग्रीज हैं, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग की, वो वहाँ पे एक्सेप्टेबल होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग वहाँ जाके सेम डिग्री रिपीट कर रहे होते हैं या कोई ऐसी। हाँ, क्योंकि हम लोगों में बहुत से लोगों को ये कॉन्सेप्ट है या लोगों को ये कहा जाता है कि आपकी डिग्री बाहर एक्सेप्ट नहीं होगी, इसलिए आपकी जो एजुकेशन है वो उनके अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए शायद लोग दोबारा से रिपीट करते हैं। देखिए उसमें भी कुछ लोगों का ये होता है, देखिए इमिग्रेशन का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है और थोड़ा सा सब्र आजमा होता है एज़ कम्पेयर टू ये स्टूडेंट वीज़ा वाली चीज़ है। तो लोगों को शायद लगता है कि जी हमें मिल गया है स्टूडेंट वीज़ा तो इट्स अ ईजियर ऑप्शन, बट एक्चुअली इट्स अ लेंथियर ऑप्शन, क्योंकि आप पहले 2 साल पढ़ेंगे, फिर आप अपना कुछ ऑप्शन ढूंढेंगे वहाँ पे, तब तक हो सकता है रूल्स चेंज हो जाएं। सो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, लेकिन वो लोग जो अपने करियर के मिड में हैं या मिड 30s में हैं, उनको तो मैं ये कहूँगी कि वो बिल्कुल भी इस तरफ नहीं जाएँ स्टूडेंट वाली चीज़ पे, और वो आराम से इत्मीनान से अपनी सारी वैल्यूएट करके माइग्रेशन को ही अडॉप्ट करें तो बेहतर है। अच्छा। और दूसरा जो आप डिग्रीज की बात करी थी कि वो जो मिथ है उसमें ये है कि नहीं, जैसे आपने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की हुई हो या 4 years बैचलर्स इन IT किया हो तो दैट्स टोटली एक्सेप्टेबल एवरीवेयर। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आपने 2 साल का BCom या 2 साल का बैचलर्स जो BA है वो किया हुआ है, तो उसको वो कंसिडर करते हैं, क्योंकि हर दुनिया में अब मैयार सेट हो गया है, बिल्कुल। हाँ, एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया है, चेंज हो गया है कि मतलब 4 साल का ऑनर्स है या बैचलर्स है तो वो उसको एक्सेप्ट करते हो। आपकी जो शॉर्ट कमिंग है वो तो फिर आपको, या कभी कभी मेडिकल डिग्रीज में होता है क्या हमारी डिग्रीज यहाँ 4 years 5 years की हो रही हैं तो दे आर टेकिंग 7 years टू कंप्लीट द डिग्री। सही। अच्छा, अगर अब किसी ने डिसाइड कर लिया है कि नहीं मैंने बाहर जाना ही जाना है तो वो कैसे जाए, इमिग्रेशन के थ्रू या वीज़ा के थ्रू? इमिग्रेशन और वीज़ा इज द एक्चुअली इमिग्रेशन भी वीज़ा ही होता है, बट डिफरेंट टाइप ऑफ वीज़ा होता है। इमिग्रेशन में ये होता है कि ये एक परमानेंट वीज़ा होता है। आप जब वहाँ जाते हो तो आपको सारे वो राइट्स मिलते हैं तकरीबन जो सिटीजन को मिलते हैं, सवाए कुछ के कि आप वोट नहीं दे सकते और मतलब ऐसी चीज़ें जो आपके काम नहीं आनी। और जो नॉर्मल वीज़ाज होते हैं जिन्हें टेम्प्रेरी वीज़ाज कहते हैं, उसमें फिर आपका स्टूडेंट वीज़ा आ जाता है, आपका वर्क वीज़ा आ जाता है। एक्चुअली एक एक वीज़ा जो है अगर हम उसको डिस्कस करें तो वी नीड मोर टाइम, लेकिन इन शॉर्ट ये है कि आप अपनी वैल्यूएशन करो और अपनी एलिजिबिलिटी चेक करो और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपना इंटेंशन देखो। आर यू जेन्युइनली इंटरेस्टेड टू स्टडी, यू वांट टू वर्क देयर, आप अर्निंग करना चाहते हो, आप एक्सपोजर लेना चाहते हो, आप सिर्फ दुनिया देखना चाहते हो, व्हाट्स द इंटेंशन, उसके अकॉर्डिंगली वीज़ा डिसाइड करो। बिकॉज बहुत से लोग जैसे उनका मकसद वर्क होता है लेकिन वो जा रहे विजिट पे होते हैं और उन्हें लगता है कि शायद दैट्स द शॉर्टेस्ट वे, बट एक्चुअली इट्स नॉट। आप थोड़ा सा वीज़ास को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत सी ऑप्शंस मिलेंगी जो बड़ी अच्छी और लेजिटिमेट ऑप्शंस हैं, जिसमें आपके पैसे बचेंगे, जिसमें आपका टाइम बचेगा एंड यू कैन गेट द बेटर वीज़ा। अच्छा आयशमीन, इस सिलसिले में अब लोगों की किस तरह, खासतौर पर अगर हम पाकिस्तानियों की कहें कि किस तरह रहनुमाई करें कि उनको कौन सी कंट्री चूज़ करनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके या फिर एशिया की किसी कंट्री को चूज़ करना चाहिए? ज़्यादा हमारे पाकिस्तानियों के लिए ग्रो करने के चांसेस कहाँ पे आपके ख्याल में? आयशा माशाल्लाह, एक बात तो मैंने जो देखी है पाकिस्तानी माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं, ठीक है, सो दैट इज़ वेरी वेरी ट्रू। और भी नेशंस हैं लेकिन मैं ऑब्वियसली अपनी उसकी बात करती हूँ। माशाल्लाह हर जगह ग्रो करते हैं। मैं कनाडा भी गई हूँ, बाकी कंट्रीज़ में भी गई हूँ, ऑस्ट्रेलिया में तो खैर मैं रहती हूँ, तो सब जगह ग्रो करते हैं माशाल्लाह, बहुत टैलेंटेड हैं, आइडियाज़ चीज़ें सब अच्छा है, तो वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि आप अपनी अगेन जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, आपकी जो डिग्री है और आपका जो फ्यूचर इंटेंशन है या जो फ्यूचर गोल्स हैं, उसमें
कौन सा कंट्री फिट आता है, डिपेंड करता है। जैसे व्हेन आई वाज गोइंग लेट्स से, तो मुझे ये चीज़ें वैसे पता थी, तो मैंने प्रॉपर रिसर्च की थी बैठ के कि कनाडा की जॉब मार्केट कैसी है, यूके की जॉब मार्केट कैसी है, फर्दर पाथवे क्या है मेरे पास। लेकिन खैर आई वाज गोइंग विद माय हस्बैंड, तो हम दोनों ने बैठ के ये चीज़ डिसाइड की थी। तो ये चीज़ आपको देखना है कि आप, कुछ लोगों का ये होता है फ्रेंड्स होते हैं वहाँ पे और वो जिस पाथवे पे गए होते हैं, स्टूडेंट पे गए हैं, तो अपने फ्रेंड को कहेंगे यार तुम स्टूडेंट पे आ जाओ। कोई जो है वो विजिट पे गया था तो वो कहेगा नहीं, आप तसल्ली से बैठें, आप इसको अच्छे से एक्सप्लोर करें, 5-6 लोगों से डिस्कस करें और प्रॉपर अपने ऑप्शंस इन चीज़ों को देख के फिर आप मूव करने का प्लान बनाएं। और दूसरी एक और चीज़ भी है, ऑस्ट्रेलिया के हवाले से मैं एक बात करूँगी, उनकी एक स्पेशल माइग्रेशन लिस्ट होती है। बहुत से लोग जब कोर्सेज पढ़ने के लिए वहाँ जाते हैं तो वो कोर्सेज में तो एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन होता है वहाँ सेटल होने का, पर उनको ये नहीं पता होता कि मैं जब कंप्लीट करूँगा स्टडीज़ तो मैं तो उस लिस्ट में ही नहीं हूँ, सो दे कैन नॉट अप्लाई, सो दे हैव टू सी बिफोर दे आर गेटिंग द एडमिशन इन एनीवेयर, यू नो, एनी यूनिवर्सिटी। और प्लस एक और चीज़ मैंने वहाँ नोट की है, वो ये है कि लोग छोटे छोटे कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले लेते हैं जस्ट जाने के लिए, और फिर वो बीच में बंद हो जाते हैं या उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी। सबसे बड़ी बात कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर, और अगर आपका पैसा सही इन्वेस्ट जगह नहीं हो रहा तो बजाय इसके वो आपको फायदा दे, आपका लॉस होगा, लॉस होता है। और एक और चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है वो जल्दी का काम, जैसे बच्चों को होता है कि ए लेवल्स किया, ए लेवल्स वाले तो खैर फिर भी समझदारी का सबूत देते हैं, मैंने देखा है, लेकिन कुछ और क्योंकि उनकी ऑलरेडी वो जब ओ लेवल्स में होते हैं तो उनका वो माइंड मेकअप स्टार्ट हो जाता है वो चीज़ें। लेकिन जो लोग जल्दी में होता है कि बस कुछ भी हो जाए और हम चले जाएं और बाहर पता नहीं क्या होगा, सो वो ये गलती करते हैं कि यहाँ पे अपनी सारी एफर्ट करना छोड़ देते हैं और बस एक जगह का वो अपना माइंड बना लेते हैं, और ये उन्हें नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर हम कंसल्टेंसी के हवाले से बात करें तो आप तो सर्टिफाइड हूँ, सेटिस्फाइड okay. आप सर्टिफाइड हैं, ठीक है। आप इस हवाले में प्रॉपर आपने डिग्री ली है, यहाँ आपको सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, ऑथेंटिक तमाम आपके पास डिप्लोमा है, ठीक है। अब जो लोग हम पाकिस्तान में अक्सर देखते हैं, इंटरनेट पे भी ऐड चल रहा है कि आप हमसे मशवरा करें बाहर जाने के लिए, आपने अगर यूके यूएसए जाना है तो इमिग्रेशन हम आपका करवाएंगे, तो किस तरह हम जज करें किसी को, किस तरह हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑथेंटिक है या नहीं है, या ओरिजिनल कंपनी कोई है या नहीं है? अच्छा, इसमें ये होता है कि ऑब्वियसली जो लोग तो सर्टिफाइड हैं वो अपना सर्टिफाइड या अपना जो लाइसेंस नंबर है वो लिखते हैं, जैसे रजिस्टर्ड इंजीनियर है, रजिस्टर्ड लॉयर है, तो वो लिखता है। जो लोग नहीं हैं उनमें भी कई लोग बहुत जेन्युइनली काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये आपकी अपनी जजमेंट है कि आप जाकर उनसे सवाल करें। देखें, अगर एक बंदा ऐसा है जो कभी पाकिस्तान से बाहर ही नहीं गया तो वहाँ के जो मसाइल हैं उसको नहीं पता होंगे, जॉब कैसे ढूंढनी है, आपने अपना सीवी कैसे बनाना है, जनरली यहाँ से जाने के लिए, तो दैट्स फाइन। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आप डॉक्टर है और एक बंदा डॉक्टर नहीं है और एक सर्टेन चीज़ में उसने सर्टिफाइड नहीं है, तो ये आपके क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। कई दफ़ा लोग ये करते हैं कि यार मेरा दोस्त उसके पास गया था तो चलो मैं भी उसके पास चले जाता हूँ, एज फार एज ही इज डूइंग राइट थिंग दैट्स फाइन। लेकिन अगर कोई बंदा आपको गारंटी दे रहा है, ये बड़ा कॉमन होता है, सो यू शुडंट बी गोइंग टू दैट पर्सन, क्योंकि गारंटी जो है वो सिर्फ 2 लोग दे सकते हैं, या डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन या वो बंदा खुद। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑफ कोर्स वी आर जस्ट फैसिलिटेटर्स, वी आर हेल्पर्स, वी कैन टेल देम कि पॉलिसी क्या चल रही है, व्हाट शुड बी द डूज एंड डोंट्स एंड द पेपर वर्क, ये चीज़ें हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। वही बात है कि आपको ये चीज़ की खुद ही रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा, यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस टू दैट पर्सन जिधर आप जा रहे हो। ऑब्वियसली लाइसेंस तो खैर आप चेक कर लेते हो, अब ये आपके ऊपर है कि आप आप कितना ध्यान से देखकर जाते हैं कि अच्छा हम इतने इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, अपने पैसा हम इतना लगा रहे हैं, अपना वक्त लगा रहे हैं और करियर अगर बनाने जा रहे हैं, तो ये डिसीजन हमारे लिए सही है या गलत है। आयुष्मीन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई है और लोगों को इस हवाले से इतना आपने गाइड भी किया है, बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं रूह अफ़ज़ा के किचन से। आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ ज़बरदस्त सी ड्रिंक। अनम, क्या बनाएंगे हम? आज हम रूह अफ़ज़ा के साथ बनाने जा रहे हैं बेसिकली
स्ट्रॉबेरी चॉकलेट शेक बनाएंगे। अच्छा, जबरदस्त कॉम्बिनेशन ही जबरदस्त है। तो लेकिन देखिए, जैसे आपको ये पता है कि स्ट्रॉबेरीज अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब हम इस वक्त में आ चुके हैं कि हमारे पास जो है वो स्ट्रॉबेरीज फ्रोजन अवेलेबल होती हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और चॉकलेट आइसक्रीम दोनों ही 4 सीजन आपको मिलती हैं, तो इसलिए कोई इतना इशू नहीं है, इतना कोई इशू नहीं है कि आप ये चीजें मिल नहीं सकती हैं। तो सिंपल इसकी रेसिपी है। इसमें जाएगा तकरीबन 2 से 3 ग्लास हम मिल्क ऐड करेंगे। 1 कप जो है मैं इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज ऐड कर रही हूँ। 1 कप हम इसके अंदर आइसक्रीम ऐड करेंगे, चॉकलेट आइसक्रीम, और साथ में मैं इसके अंदर 2-3 बार्स जो है वो ऐड करूंगी चॉकलेट की। उसके बाद जो है हमदर्द का रूह अफ़ज़ा इसमें डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, और साथ ही जो है इसके अंदर वनीला एसेंस जो है मैं थोड़ा सा फ्लेवर के लिए ऐड करूंगी। अगर ना मैंने एक दिन घर में कोई आपकी बनाई हुई कोई ड्रिंक बनाई थी, उसमें मैंने वनीला एसेंस ऐड किया, उसका बहुत कमाल फ्लेवर अच्छा फ्लेवर आ रहा था ना। तो मेरा ख्याल है हर ड्रिंक में वनीला एसेंस ऐड करना चाहिए। बिल्कुल, उससे क्या होता है कि एक तो फ्लेवर, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्मूदी में जब आप वनीला एसेंस ऐड करते हैं तो वो बड़ा ओवर पावर कर देता है, इसलिए जब आप शेक्स में ऐड करते हैं तो वो बड़ा अच्छा उसका फ्लेवर जो है डबल करता है, तो वो बहुत ही अच्छा मजेदार सा जो है उसका फ्लेवर आ जाता है। तो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। जी जी, बिस्मिल्लाह करें। सिंपल पहले स्ट्रॉबेरीज हम लोग फ्रोजन ले रहे हैं ना? जी बिल्कुल, हम फ्रोजन ले रहे हैं। तकरीबन 2 से 3 ग्लास जो है हम इसके अंदर मिल्क ऐड करेंगे। अच्छा, अब जो है क्वांटिटी आप अपने हिसाब से अप एंड डाउन कर सकते हैं। तकरीबन 1 कप जो है मैं इसके अंदर फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसके अंदर जाएंगी ये 2-3 बार्स जो है चॉकलेट, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस की, जो भी आपको अच्छी लगती है। ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, सिर्फ और टेस्ट देने के लिए भी। साथ में इसके अंदर जाएगी चॉकलेट आइसक्रीम 1 कप के करीब। ये तो बहुत ही, मतलब उसकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो ही इतनी कमाल की हैं कि देख के लग रहा है कि बहुत अच्छी ड्रिंक बनने जा रही है। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऐड करूंगी वनीला एसेंस, सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स। अच्छा, इसमें शुगर नहीं ऐड की? इसमें शुगर नहीं ऐड कर रही, उसकी जरूरत भी नहीं, क्योंकि देखिए फ्रोजन जो स्ट्रॉबेरीज हैं वो भी, उन पे भी थोड़ी बहुत शुगर एडेड होती है प्रिजर्व करने के लिए इसको। उसके बाद जो चॉकलेट आइसक्रीम है उसमें तो वैसे ही शुगर है, और प्लस जो है हमदर्द का जब हम रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे तो इसमें भी शुगर का कंटेंट है, तो हमें इतनी ज्यादा शुगर डालने की जरूरत नहीं। और इसमें जाएगा 2 से 3 टेबलस्पून के करीब जो है रूह अफ़ज़ा। सिंपल इसको आप ब्लेंड करें। और ये बड़ा अच्छा जो है, जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहते सुबह के टाइम, तो वो ये अकेला एक शेक पी ले तो वो कंप्लीट जो है एक मील के तौर पे यूज होगा। मतलब ये अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते तो ही आप शेक पिए, वरना आपका डबल मील हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल वरना डबल मील है कि आपने कुछ खा भी लिया और साथ ही शेक भी पी लिया। क्योंकि इससे तमाम चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हैवी हैं। आइसक्रीम है, उसका भी ज़ाहिर सी बात है, हमें पता है कि हैवी होती है थोड़ी, और साथ ही साथ चॉकलेट भी है, मिल्क वैसे ही कंप्लीट एक उसको ग़िज़ा बोलते हैं। हाँ, चॉकलेट भी देखिए ना, एक कंप्लीट मील के तौर पे जो है वो यूज होती है। दूध को भी तो एक मुकम्मल ग़िज़ा ही कहते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ये जो है हमारा स्ट्रॉबेरी चॉकलेट आइसक्रीम शेक जो है वो रेडी हो गया है। और घर में गेस्ट आए तो इस तरह की चीज बना के उनको सर्व करें तो वो एक बड़ी अच्छी सी फील आती है कि हमने कुछ डिफरेंट किया है। रूटीन के जो ड्रिंक्स हैं उनसे हमने काफी डिफरेंट कुछ चेंज किया है। और थोड़ा सा जो है हमदर्द का ऊपर रूह अफ़ज़ा जो है वो डाल लेते हैं, उससे जो है थोड़ा सा कलर बड़ा अच्छा सा आ जाएगा ऊपर। और बेशक आप चाहें तो एंड में जब आपकी ड्रिंक बिल्कुल रेडी हो जाए तब आप उसके अंदर जो है चॉकलेट आइसक्रीम जो है ऊपर से भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो भी ग्लास में बड़ी अच्छी लगती है। और चॉकलेट सिरप के साथ आप अपना ग्लास को गार्निश भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी अवेलेबल नहीं है तो स्ट्रॉबेरी सिरप भी मिलता है, इजीली मार्केट में अवेलेबल है, वो भी एक ऑप्शन है आपके पास। और स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट आइसक्रीम दोनों भी आप यूज कर सकते हैं, तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन। मतलब फ्लेवर तो वही आ जाएगा, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट दोनों का। अगर इसके अंदर हम फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज नहीं ऐड कर रहे तो फिर आप जो है हमदर्द की हनी थोड़ी सी
सी मिठास के लिए जो है उसके लिए मतलब बजाय आप इसके शुगर ऐड करें आप उसमें हनी ऐड कर लें, वो ज्यादा बेहतर होगा। शुगर और हनी का बहुत फ्लेवर चेंज है। तो जब अगर आप शेक के अंदर जो है हमदर्द की हनी ऐड करेंगे तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा अलग से निकल के और रिच हो जाए। आपको पता है कि मिल्क में वैसे भी हनी का जो फ्लेवर होता है वो और एनहांस होता है, ज्यादा अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। चलिए जी, हमारी ड्रिंक भी आज की रेडी हो गई है। आलम एक बार फिर से जल्दी से बता दें इसकी रेसिपी। सिंपल 2 से 3 ग्लास जो है मिल्क लिया है, 1 कप के करीब जो है फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज है, 1 कप चॉकलेट आइसक्रीम है, 2 से 3 बार्स जो है हमने चॉकलेट की उसमें ऐड की है, वनीला एसेंस ऐड किया है, हमदर्द का जो रूह अफ़ज़ा है तकरीबन 2 टेबलस्पून वो ऐड किया है, इकट्ठे उसको ब्लेंड किया है और उसके बाद उसको ग्लास में आपके सामने सर्व कर दिया है हमने। और प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है, हमें इजाजत दें, अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। Pakistan, Pakistan.